बताइए मम्मी, आज किस कविता का या किस चीज़ का आप पाठ करने वाली हैं? मैं गुप्त जी की पंचवटी का काव्य पाठ करूंगी, पर इसके लिए ये बता देना बहुत ज़रूरी है बेटा कि मैथिली शरण गुप्त जी की कविताओं का जो मूल स्वर है वो राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक है। इन्होंने प्राचीन भारत की गौरव गाथा अत्यंत ओजस्वी वाणी में की है। इतना ही पर्याप्त है क्योंकि पंचवटी में वो दृश्य आता है जब दशरथ और कैकेयी आमने सामने हैं और उन्होंने वर मांगा है और इनको वनवास हुआ है। भगवान राम सीता के साथ, लक्ष्मण के साथ वन गमन के लिए निकल रहे हैं, निकलने वाले हैं। उसी समय इनकी लेखनी चली और इनकी लेखनी इतनी सहज है, कविताएं इतनी आसानी से समझ में आती हैं कि एक से दूसरी पंक्ति में जाते हुए पाठक रुक नहीं सकता, वो अंत तक पहुंच ही जाता है। तो पहली उनकी पंक्ति है, पूज्य पिता के सहज सत्य पर वार सुधाम धरा धन को, चले राम सीता भी उनके पीछे चली गहन वन को। उनके भी पीछे लक्ष्मण थे, कहा राम ने तो कहा, विनित वदन से उत्तर पाया, तुम मेरे सर्वस्व जहां। तो सीता बोली कि ये पिता की आज्ञा से सब छोड़ चले, पर देवर तुम त्यागी बनकर क्यों घर से मुंह मोड़ चले। उत्तर मिला कि आर्य बरबस, बना न दो मुझको त्यागी, आर्य चरण सेवा में समझो मुझको भी अपना भागी। तो क्या कर्तव्य यही है भाई, लक्ष्मण ने सिर झुका लिया, आर्य आपके प्रति इस जन ने कब कब क्या कर्तव्य किया। प्यार किया है तुमने केवल, सीता यह कह मुस्काई, किंतु राम की उज्ज्वल आंखें सफल सीप सी भर आई। भ्रातृ प्रेम का उदाहरण देखो। आगे अब प्रकृति वर्णन चल रहा है और उनका सुंदर चित्रण। अनुप्रास की छटा देखना पहले ही पंक्ति में। अनुप्रास मतलब मम्मी? एक ही अक्षर की बार बार आवृत्ति जब होती है तो अनुप्रास होता है, और एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है और यदि उसका अर्थ अलग होता है तो वो यमक अलंकार होता है। ठीक है। श्लेष में अर्थ चिपका हुआ होता है बेटा, एक ही शब्द के कई अर्थ। तो चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अवनी पृथ्वी, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। तो जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, सारा संसार सो रहा है और ये कौन धनुर्धर है जो अब भी जाग रहा है। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। तो किस व्रत में है व्रती वीर यह, निद्रा कायु त्याग किए, राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी किसका, बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। जिज्ञासा है ना, जिसकी रक्षा में रत इसका, तन है मन है जीवन है। कौन सा मूल्य धन है भाई उस कुटी के अंदर, जिसकी रक्षा में ये सतत डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो मृत्य लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया टहरी। शानदार है ना, इसलिए वो प्रहरी बनकर के तैनात हैं अपने भैया भाभी की सेवा में। बड़ी सुंदर पंक्ति है बेटा, देखना। कोई पास न रहने पर भी जनमन मौन नहीं रहता। ठीक है, आप आपकी सुनता है वह, आप से है कहता। स्वगत कथन, अंदर ही अंदर व्यक्ति प्रश्न करता है और उसका उत्तर देता है। बाहर से वो बिल्कुल मौन दिखता है, लगता है कि कुछ भी नहीं है, पर अंदर काफी उथल पुथल मची होती है जी। बीच में इधर उधर निज दृष्टि डालकर मोदमयी, मन ही मन बातें करता है, देर धनुर्धर नहीं नहीं। ठीक है। तो क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध व निरानंद है कौन दिशा।
बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। किसी को पता नहीं चलता, नियति माने भाग्य होता है बेटा, उसको नटी बोल रहे हैं। नियति नटी के कार्यकलाप पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप, है ना। तो है बिखेर देती वसुंधरा, पंचवटी की सबसे सुंदर पंक्तियां प्रकृति चित्रण पे, ठीक है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है जिनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, जिससे उसका शस्य श्याम तनु नया रूप झलकाता है। कितना सुंदर वर्णन, बहुत सुंदर बेटा। सरल तरल जिन तुहिन कणों से हस्ती हर्षित होती है, अति आत्मीया प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, पर है मानो कल की बात, तन को वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। और आर्य को राजभार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानव विवश विसारेंगे। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह न लोक। मंजरी माँ ने क्या समझा था कि मैं राजमाता होंगी, निर्वासित कर आर्य राम को अपनी जड़ें जमा लूंगी। चित्रकूट में किंतु उसे ही देख स्वयं करुणा थकती, उसे देखते थे सब वह थी निज को ही न देख सकती। अहो राज्य मातृत्व यही था, हुए भरत भी सब त्यागी, पर 100 सम्राटों से भी हैं सचमुच वे बड़भागी। एक राज्य का मूड जगत ने कितना महामूल्य रखा, हमको तो मानो वन में ही है विश्वानुकूल्य रखा। होता यदि राजत्व मात्र ही लक्ष्य हमारे जीवन का, तो क्यों अपने पूर्वज उसको छोड़ मार्ग लेते वन का। परिवर्तन ही यदि उन्नति है तो हम बढ़ते जाते हैं, किंतु मुझे तो सीधे सच्चे पूर्व भाव ही भाते हैं। जो हो जहां आर्य रहते हैं वही राज्य वे करते हैं, उनके शासन में वनचारी सब स्वच्छंद विचरते हैं। रखते हैं सयत्न हम पुर में, जिन्हें पिंजरों में कर बंद, वे पशु पक्षी भाभी से हैं, हिले यहाँ स्वयं अपनी सानंद। मतलब अपनी इच्छा से मिल के आते हैं, दौड़ के आते हैं, वहां जाओ बोलती दौड़ते आते हैं, और खुले हैं, स्वतंत्र है, घूम रहे हैं, स्वतंत्र हैं, किंतु अपनी मर्जी से वहां पर अपनी मर्जी से आते हैं, पिंजड़े में बंद नहीं है वो। शानदार है ना। करते हैं हम पतित जनों में बहुधा पशुता का आरोप। पंक्तियां देखो बेटी बड़ी सार्थक हैं। करते हैं हम पतित जनों में बहुधा पशुता का आरोप, करता है पशु वर्ग किंतु क्या निज निसर्ग नियमों का आरोप, है ना। तो मैं मनुष्यता को सुरत्व की जननी भी कह सकता हूँ, किंतु पतित को पशु कहना भी कभी नहीं सह सकता हूँ। इसको थोड़ा सा समझाइए। वो ये कह रहे हैं कि मनुष्य को पशु कहना भी पशु का निरादर करना है, उसका अनादर करना है। पशु में पशुत्व जो होता है वह भी ऐसे इंसान से बहुत आगे हैं, जिनमें वो अपने नियमों का पालन करते हैं, अपने परिवार को संगठित करके रखते हैं, और कभी भी किसी भी तरह से इतने पतित नहीं हो जाते जितने पतित मनुष्य होते हैं। ठीक है। आ आकर विचित्र पशु पक्षी यहाँ बिताते दोपहरी, भाभी भोजन देती उनको पंचवटी छाया गहरी। चारु चपल बालक जो मिलकर माँ को घेर रिझाते हैं, खेल खिजाकर भी आर्या को वे सब यहाँ रिझाते हैं। गोदावरी नदी का तट यह ताल दे रहा है अब भी, चंचल जल कल कल कर मानो तान दे रहा है अब भी। नाच रहे हैं अब भी पत्ते, मन से सुमन महकते हैं, चंद्र और नक्षत्र ललक कर लालच भी लहकते हैं। वैतालिक विहंग भाभी की, विहंग माने पक्षी होता है बेटा। वैतालिक विहंग भाभी के संप्रति ध्यान लग्न से हैं, नए गान की रचना में वे कवि कुल तुल्य मग्न से हैं।
बीच बीच में नर्तक की मानो यह कह देता है, मैं तो प्रस्तुत हूँ, देखे कल कौन बड़ाई लेता है। आंखों के आगे हरियाली रहती है हर घड़ी यहाँ, जहाँ तहाँ झाड़ी में छिड़ती है झरनों की झड़ी यहाँ। वन की एक एक हिमकणिका जैसी सरस और शुचि है, क्या सौ सौ नागरिक जनों की वैसी विमल रम्य रुचि है। मुनियों का सत्संग यहाँ है, जिन्हें हुआ है तत्व ज्ञान, सुनने को मिलते हैं उनसे नित्य नए अनुपम आख्यान। जितने कष्ट कंटकों में है, जिनका जीवन सुमन खिला। पंक्तियों में गौर करना बेटा। कंटक मतलब कंटक कांटे, कांटे। संघर्ष, विषम परिस्थितियां, विसंगतियां, ठीक है। जितने कष्ट कंटकों में है, जिनका जीवन सुमन खिला। गौरव गंध उन्हें उतना ही अत्र तत्र सर्वत्र मिला। वाह, अद्भुत। शुभ सिद्धांत वाक्य पढ़ते हैं शुक सारी भी आश्रम के। मुनि कन्याएं यश गाती हैं, क्या ही पुण्य पराक्रम के। आहा, आर्य के विपिन राज्य में सुखपूर्वक सब जीते हैं। सिंह और मृग एक घाट पर आकर पानी पीते हैं। तो गुह निषाद शौरों तक का मन रखते हैं प्रभु कानन में। क्या ही सरल वचन रहते हैं इनके भोले आनन में। इन्हें समाज नीच कहता है, पर हैं ये भी तो प्राणी। इनमें भी मन और भाव हैं, किंतु नहीं वैसी वाणी। चतुराई नहीं आती इनको, पर हैं तो वैसे ही जैसे और अन्य प्राणी हैं। कभी विपिन में हमें व्यंजन का पड़ता नहीं प्रयोजन है। निर्मल जल मधुकंद मूल फल आयोजन में भोजन है। मन प्रसाद चाहिए केवल, क्या कुटीर फिर क्या प्रासाद। प्रासाद मतलब महल। भाभी का आह्लाद अतुल है, मंजली माँ का विपुल विषाद। तो अपने पौधों में जब भाभी भर भर पानी देती हैं, खुरपी लेकर आप निराती जब वे अपनी खेती हैं, पाती हैं तब कितना गौरव, कितना सुख, कितना संतोष। स्वावलंब की एक झलक पर न्योछावर कुबेर का कोश। सांसारिकता में मिलती है यहाँ निराली निष्प्रियता। अत्रि और अनुसुईया की सी होगी कहाँ पुण्य ग्रेता। मानो है यह भुवन भिन्न ही, कृत्रिमता का काम नहीं। प्रकृति अधिष्ठात्री है इसकी, कहीं प्रकृति का नाम नहीं। स्वजनों की है चिंता हमको। मम्मी, सॉरी टू डिस्टर्ब, प्रकृति अधिष्ठात्री है। हाँ, अधिष्ठात्री मतलब जननी है, माँ। जननी, माँ। मूल में वही खड़ी है, पर कहीं उसका नाम नहीं है। वो चाहती ही नहीं, क्योंकि जितना निर्दोष और जितना निष्पक्ष उनका प्यार होता है माँ का, वो अपना नाम कभी नहीं चाहती। वो बस बच्चे के लिए करती चलती है ना। तो स्वजनों की है चिंता हमको, होगा उन्हें हमारा सोच। यहाँ एक इस विपिन वास में दोनों ओर रहा संकोच। सब सह सकता है परोक्ष ही, कभी नहीं सह सकता प्रेम। बस प्रत्यक्ष भाव में उसका रक्षित सा रहता है क्षेम। इच्छा होती है स्वजनों को एक बार वन ले आऊं, और यहाँ की अनुपम महिमा उन्हें घुमा कर दिखलाऊं। विस्मित होंगे देख आर्य को, वे घर की ही भांति प्रसन्न। कोई फर्क नहीं पड़ता भगवान राम को कि वो महल में है, कि वो कुटी में है, कि वो घर में है, कि वो जंगल में है। यही तो राम है ना। तो मानो वन विहार में रथ हैं, ये वैसे ही श्री संपन्न। यदि बाधाएं हुई हमें तो उन बाधाओं के ही साथ, जिससे बाधा बोध न हो वह सहन शक्ति भी आई हाथ। जब बाधाएं न भी रहेंगी तब भी शक्ति रहेगी यह, पुर में जाने पर भी वन की स्मृति अनुरक्ति रहेगी यह। नहीं जानती हाय हमारी माताएं आमोद प्रमोद, मिली हमें है कितनी कोमल, कितनी बड़ी प्रकृति की होद। इसी खेल को कहते हैं क्या विद्वत जन जीवन संग्राम, तो इसमें सुनाम कर लेना है कितना साधारण काम, है ना। बेचारी उर्मिला, अब उर्मिला का ध्यान लक्ष्मण को आ रहा है। उनकी तो पत्नी। हाँ, इन्होंने एक साकेत नाम का महाकाव्य लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने,
जिसमें नवम सर्ग में केवल उर्मिला का वर्णन है बेटा। अद्भुत है, किसी ने नहीं किया है ऐसा, है ना। एक दिन उसको भी साथ पढ़ेंगे। हाँ पढ़ेंगे। बेचारी उर्मिला हमारे लिए व्यर्थ रोती होगी, क्या जाने वह हम सब वन में होंगे इतने सुख भोगी। मग्न हुए सौमित्र चित्र सम, नेत्र निमीलित एक निमेश, फिर आंखें खोले तो यह क्या अनुपम रूप अलौकिक वेश। शूर्पणखा का आगमन हो गया। वाह। चकाचौंध सी लगी देखकर प्रखर ज्योति की वह ज्वाला, निसंकोच खड़ी थी सम्मुख एक हास्य वदनी बाला। रक्ताभरण भरे अंगों में ऐसे सुंदर लगते थे, जो प्रफुल्ल वल्ली पर 100 जुगनू जगमग जगते थे। इसको प्लीज एक्सप्लेन करिए, बहुत डिफिकल्ट है। एक्सेलेंट एक्सीलेंट डैडी। मम्मी एक्सप्लेन करिए प्लीज। हाँ, चकाचौंध सी लगी देखकर प्रखर ज्योति की वह ज्वाला। आंखें बंद हैं और उर्मिला की याद है, और जैसे ही आंखें खोलते हैं तो एकदम ज्योति सी प्रज्वलित होती हुई अद्भुत सौंदर्य की मालकिन सामने खड़ी थी, जो निश्चित रूप से इतनी उसकी माया इतनी प्रबल थी कि ये जो प्रहरी था वो भी एक सेकंड के लिए हिल गया कि ये कौन दिव्य प्रकाशमयी बाला यहाँ पर सामने खड़ी है, इसलिए चकाचौंध सी हुई। चकाचौंध सी लगी देखकर प्रखर ज्योति की वह ज्वाला। लेकिन गुप्त जी ने ज्योति के साथ ज्वाला शब्द जोड़ दिया है, विसंगति, समझ रहे हो ना? विसंगति। हाँ, विरोधाभास। हाँ, विरोधाभास। निसंकोच खड़ी, निसंकोच कभी नहीं खड़ी होती, कोई भी फुल की, हाँ, शालीन खड़ी होती है, तो निसंकोच खड़ी थी सम्मुख एक हास्यवदनी बाला। हास्यवदनी मतलब जिसको देख करके नहीं हास्यवदनी मतलब जिसको देख के हंसी आ जाए। एक हास्यवदनी बाला मतलब देख के हंसी भी आ रही है उसको कि ये कौन है और किस तरीके से ये खड़ी है। तो रत्नाभरण भरे अंगों से ऐसे सुंदर लगते थे, है ना, चारों तरफ अलंकरण से वो लदी हुई थी, जो प्रफुल्ल वल्ली पर 100 जुगनू जगमग जगते थे। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश था। अद्भुत सी एक नारी स्वरूपा व्यक्ति को उन्होंने देखा। थी अत्यंत अतृप्त वासना। अब देखो स्पष्ट कर दिया गुप्त जी ने, क्योंकि वो शालीन कुलीन नारी नहीं थी, तो थी अत्यंत अतृप्त वासना दीर्घ दृगों से झलक रही, कमलों की मकरंद मधुरिमा मानो छवि से छलक रही। दीर्घ दृगो मतलब बड़ी आंखों से, आंखें भी बड़ी सुंदर थी ना, जितना सुंदर हो सकता था वो सुंदर रूप लेके आई थी बेटा, है ना। पर उस रूप में भी उन्होंने ज्वाला कहा और हाँ, वासना कहा, इसलिए कहा कि वो है तो वही, मूल रूप तो उसका वही है बेटा। और जब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सच्चरित्र है, सतपथ पर चलने वाला है, उसमें एक ऐसी आत्मशक्ति या आत्मबल होता है कि वो सामने वाले को परख तो देता है। इम्पर्सनेशन है ना? इंग्लिश में। अच्छा, तो किंतु दृष्टि थी जिसे खोजती मानो उसे पा चुकी थी, भूली भटकी मृगी अंत में अपनी ठौर आ चुकी थी। डैडी इम्पर्सनेशन का मतलब दूसरा होता है, यहाँ पे उसका उल्लेख नहीं है, ये दूसरी चीज है। हाँ मम्मी प्लीज फिर से बोलिएगा। हाँ, इसको फिर से पढ़ दो बेटा। पढ़िए। थी अत्यंत अतृप्त वासना दीर्घ दृगों में झलक रही, बड़ी बड़ी आंखों से उनकी वासना झलक रही, स्पष्ट दिख रही थी। कमलों की मकरंद मधुरिमा मानो छवि से छलक रही। जब आकर्षण होता है तो व्यक्ति रोक नहीं पाता अपने आप को, ठीक है। किंतु दृष्टि थी जिसे खोजती मानो उसे पा चुकी थी, और भूली भटकी मृगी अंत में अपनी ठौर आ चुकी थी। वो समझ गई कि यही मेरी मंजिल है। लक्ष्मण। अब देखो, कटी के नीचे चिकुर जाल में उलझ रहा था बायां हाथ। उसकी काफी लंबी चोटी थी, बाकी के बाल खुले हुए थे, इधर सुंदर उसने गूथा था अपनी बेड़ी को, तो बालों में वो उसके हाथ ऐसे जा रहे थे, और गौरांगी तो थी ही, वो खूबसूरत बन के तो आई थी, तो काले बालों के बीच उसके हाथ कैसे लग रहे थे, इसका भी वर्णन गुप्त जी कर रहे हैं कि कटी के नीचे चिकुर जाल में उलझ रहा था बायां हाथ, खेल रहा हो ज्यों लहरों से लोल कमल भौरों के साथ। ठीक, लोल कमल क्या होता है? जो सुंदर कमल है, श्वेत कमल है, वो जो है वो भौरों के साथ खेल रहा है। केश को बोल रहे हैं ना। फिर दाया हाथ लिए था शोभित चित्र विचित्र सुमन माला, ठीक है, फूलों की माला थी, चित्र विचित्र। तो टांगा धनुष की कल्प लता पर मन सिजने झूला डाला। अब इनका जो मन है
वो समझ तो गया कि ये क्या करने आई है। मनसिज मतलब? वो भी कमल होता है, मनसिज मतलब भी। ठीक है। पर संदेह दोल पर ही था, लक्ष्मण का मन झूल रहा। सोच नहीं पा रहे हैं, अचानक उर्मिला की याद में आंख खोले तो ये दिख रही हैं। पर संदेह दोल पर थी, लक्ष्मण का मन झूल रहा। भटक भावनाओं के भ्रम में भीतर ही था भूल रहा। बड़े विचार चक्र में वे थे, कहाँ न जाने कूल रहा। आज जागृत स्वप्नशालिया सम्मुख कैसा फूल रहा। तो देख उन्हें स्मित विशेष वह सुस्मित वदनी ही बोली। वो तो चुप हो गए, उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। मतलब क्या वो इतने खुद आसक्त हो गए थे कि क्या हो गए थे? नहीं बेटा, आसक्त हुए थे कि आसक्त समझ गए कभी थे? नहीं होते, वो समझ गए थे, तुरंत समझ गए थे कि ये कौन है, क्या है। मंत्र फिर भी वो चुप थे। वाकई इतनी सुंदर थी वो कि उनकी छवि को देख करके वो आश्चर्यचकित थे। देख उन्हें विस्मित विशेष वह सुस्मित वदनी ही बोली। इसमें ब्रैकेट में ये लिख दिए हैं कोष्टक में गुप्त जी, रमणी की सूरज मनोज्ञ थी, किंतु न थी सूरत भोली। किंतु न थी सूरत भोली। भोली सूरत नहीं थी, अंदाज इन्होंने लगा लिया कि क्या हो रहा है ना। शूरवीर होकर अबला को देख सुबह तुम चकित हुए, संस्कृति की स्वाभाविकता पर चंचल होकर चकित हुए। है ना, संस्कृति मतलब संसार। प्रथम बोलना पड़ा मुझे ही, पूछी तुमने बात नहीं। इससे पुरुषों की निर्ममता होती क्या प्रतिभात नहीं। स्पष्ट होती है कि जब दो लोग अकेले खड़े हुए हैं, एक पुरुष है और एक नारी है, और वो भी रमणी सुंदर नारी, तब भी तुम्हारे मुंह से बोल नहीं फूटे। मुझे ही बोलना पड़ा, जो कि गलत है।